Hello friend, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about CTET पेपर 2 सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस। आज हम सामाजिक विज्ञान CTET का पेपर 2 जो था उसकी आंसर की के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देख लीजिए आप लोगों ने कितना सही किया था। और उसके बाद दूसरी बात, आगे के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि CTET में जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर से कितना आता है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द स्टेटमेंट ABC अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक्चुअली जो सोशल साइंस का पेपर होता है या मैथ्स और साइंस का भी होता है, तो CTET में क्या है, आपका पूरा NCERT बेस्ड रहता है। अब क्लास 6 की बुक उठाएंगे, 6, 7, 8 इन 3 क्लास की बुक से ही आता है ज़्यादातर। तो ये जो क्वेश्चन है ना शरद ऋतु के संबंध वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन यानी A, B, C तीनों ही ये सही हैं। मतलब सॉरी, सही नहीं, गलत हैं, इसलिए ये आंसर इसका 4th नंबर का सही है। अब आप बुक उठाएंगे NCERT क्लास 6 की, तो उसमें देखेंगे कि आपको ये तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको NCERT बुक पढ़नी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें दिखाई भी थी NCERT बुक्स के साथ, लेकिन उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आ पाए थे, क्योंकि NCERT बुक्स के साथ जब डालो तो टाइम काफ़ी हो जाता है। रेफरेंस के साथ थोड़ा समझाते हुए तो काफ़ी टाइम ले लेता है वीडियो, इसलिए मैंने सोचा इस बार अभी सिर्फ आंसर बता देती हूँ, और बुक्स के साथ बताया हुआ है वैसे एक वीडियो में। और अगर किसी की कमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट होगी तो फिर और बता देंगे। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी कि A, B, C तीनों ही गलत हैं। गलत कैसे हैं मैं बता ही देती हूँ कि यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, दिस सीजन इज़ ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्टर्न मानसून, यानी कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टुवार्ड्स, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर नहीं बहती, बल्कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ठीक है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का नहीं बल्कि जाने का समय होता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ इसका जो 4th ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है कि A, B, C तीनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द सुंदरवन डेल्टा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का नाम सभी ने सुना होगा। जो हमारे देश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये ही ऐसी नदियाँ हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर A एंड B। तो दिए गए लक्षण A और B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करना है। तो आप सभी को पता है हमारे वायुमंडल में 4 परतें होती हैं, जो यहाँ दी गई हैं, सॉरी 5 होती हैं, लेकिन यहाँ 4 दी गई हैं। इनमें से आपको ये बताना है मेटेरॉइड्स बर्न इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये कथन सही है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये भी करेक्ट है। तो ये कौन सी परत, एक्चुअली होता कौन सी परत में है? ठीक है, तो ये होता है मीजोस्फीयर, यानी कि मध्यमंडल। और ये कौन से नंबर की परत है? ये 3rd नंबर की परत है। सबसे पहले है क्षोभमंडल, फिर है फर्स्ट नंबर पे क्षोभमंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यमंडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि आतपन का संबंध है। तो आतपन का संबंध किससे है? तो आतपन का संबंध है सोलर एनर्जी से, यानी 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 35 है मैच द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट चॉइसेस, यानी कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ दिए हुए हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यहाँ सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, यानी कि जो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और जिसको शंकुधारी वन कहते हैं। दूसरा है बी का मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, तो यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति की पहचान क्या है? इसकी ये पहचान है कि यह है वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि ये महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा है। तो ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, और सी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनमें दृढ़काष्ठ यानी कि हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। तो फोर्थ बचा 1 कि शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है, यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसीडर द टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्पों का चयन करें। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है सहारा वंस यूज टू बी अ लस ग्रीन प्लेन, यानी कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। तो ये सही है। आप अब 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक पे आ जाइए, ये 7th क्लास से आ गया क्वेश्चन कि ये जो सहारा रेगिस्तान एक समय में कैसा था, पूर्णतः हरा भरा था। और दूसरा कथन है केव पेंटिंग इन सहारा डेपिक्ट्स रिवर्स क्रोकोडाइल एलिफेंट लॉयन कैटल एंड गॉड्स। तो ये भी सही है कि सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ ए एंड बी ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन डॉल्फिन एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये भी क्लास 7th में ही चल रहा है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब फर्स्ट ऑप्शन है डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये करेक्ट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे आप बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ और भी आगे दिया है कि इसे सुसु के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुसु भी कहते हैं इस डॉल्फिन को। कभी कभी किसी साल इस तरह से भी स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है और जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आते हैं इस तरह से देख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये भी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। थर्ड ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर, यानी कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं वो तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी ऑल आर करेक्ट, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही हैं डॉल्फिन के बारे में। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो उनके लिए, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बायोगैस इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है। तो बायोगैस जो मिश्रण है वो है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोगैस इसी चीज़ का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ रिसोर्सेज, अब क्लास 8 में पहुँच जाते हैं। ठीक है,
तो 6th 7th 8th तीनों क्लास के एनसीईआरटी बुक से, और ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, इन तीनों चीज़ों से ही आपका सोशल साइंस का पेपर बनता है। तो हमें इन तीनों को अच्छे से जब मैंने तैयार कर लिया है तो हमारा पेपर पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य भी तो संसाधन माने जाते हैं। संसाधन का मतलब क्या है? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता है, रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो हमारे काम आए, हम जिसके काम आए, देश की तरक्की में, हर चीज़ में जो हेल्प करती है, वो सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी का आर्थिक मूल्य हो, यानी कि सभी पैसे की वैल्यू हो, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, यानी कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सही है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ ए इज़ फॉल्स एंड व्हाट बी इज़ ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसमें गलत बताया गया है और सेकंड सही बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी है। तो ये भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मतलब सारे एनसीईआरटी के हैं, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है, पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है बस। और एनसीईआरटी बुक्स में सोच रही हूँ अपने चैनल पे पढ़ाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगी, समझा दूँगी कि किस तरह से। वैसे 6 का जियोग्राफी पढ़ी हुई है, 6, 7, 8 तीनों की ही मैं डाल रही थी। हिस्ट्री अभी तो शायद हिस्ट्री ही अपलोड की है, अभी जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी देखते हैं, करते हैं, यदि हो जाएगा, समय मिल जाएगा तो। यहाँ जो ऊर्जा के परंपरागत सोर्स हैं वो हैं ऑयल, नेचुरल गैस और फायरवुड, यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैच द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद देयर क्लासिफिकेशन, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो इसमें जो था, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें जो मिलान थे ना वो एकदम सही दिए हुए थे, आपको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो ये इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेटमेंट ए अराउंड 12,000, तो सॉरी यहाँ तो यहाँ स्टेटमेंट बन था, अराउंड 12,000 years ago a shift of relatively warmer conditions led to development of grasslands in many areas in India, यानी कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बढ़ने लगे। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, देयर वाज एन इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप्स, गॉट, शीप एंड कैटल। तो यहाँ जो आपका दूसरा कथन है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। 6, 7, 8 तीनों बुक्स अच्छे से पढ़िए। सॉरी, अब नहीं बोलूँगी मैं बार बार वही एक बात। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइट, यानी कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है, दीज एरिया प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड, यानी कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। या ऑप्शन बी है, देयर आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ सरफेस, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो ये कथन तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लेकिन बी रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन पर ही पाए जाते हैं, ये नहीं है। थर्ड
समुद्र में भी पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है देर आर फाउंड ओनली वरियड अंडर द अर्थ, यानी कि ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है, सिर्फ ज़मीन के अंदर ही पाए जाएं ऐसा नहीं है, ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है दे आर नेवर फाउंड अंडर सी एंड और रिवर, यानी ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है तो केवल ए ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है द हड़प्पा मेड, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? ऑप्शन 1 है सील आउट ऑफ स्टोन्स, सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, यानी कि पत्थर की मोहरें बनाते थे। दूसरा है पॉट्स विथ येलो डिजाइंस, यानी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि पीले रंग से डिजाइन पात्र नहीं करके नहीं बनाते थे, बल्कि काले रंग से जो पात्र बनाते थे। ये सही बात है कि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पर आपने अच्छे से बुक पढ़ी है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये डिजाइन बने होते थे ना, वो पीले नहीं बल्कि काले रंग से बने होते थे, ठीक है। थर्ड है कि लोहे से बनी तकलियाँ, यानी स्पिंडल होल्स मेड ऑफ आयरन। तो ये भी गलत है, जो तकलियाँ होती थी वो लोहे से नहीं बनी होती थी। और फोर्थ ऑप्शन है सोने से बने बर्तन, यानी डी। तो ये डी तो करेक्ट है, सोने के बर्तन तो बनाते थे वो उस समय। तो ए और डी करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है ए एंड डी ओनली करेक्ट आंसर। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है अ मेगालिथिक बरियल हैड रिमेन्स ऑफ 2 skeletons, an appropriate way for figuring out a female skeleton from among the two would be to look at, यानी कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने ही तो देखना होगा। तो क्या देखना होगा महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है द बोन स्ट्रक्चर। दूसरा है बोन स्ट्रक्चर मतलब हड्डियों की संरचना, के हड्डियाँ कैसी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, चौड़ी हैं, वही चीज़। और सेकंड ऑप्शन है द ऑर्नामेंट्स ऑन द स्केलेटन्स, यानी कि कंकालों के साथ मिले आभूषण। तो इससे पता नहीं लगा सकते, इसका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है कि सिर्फ बोन स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं कि ये मैन है या वुमेन है, क्योंकि वुमेन का जो कूल्हा होता है वो पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं, और ऐसा लिखा भी है, ठीक है। और दूसरा है कि कंकालों के साथ मिले आभूषण, ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि आभूषण तो उस समय आदमी भी पहनते थे ना, बाला, हाथों में, पैरों में, हर जगह आदमी भी पहनते थे, तो आभूषण से कुछ नहीं होगा। फिर है कंकालों के आकार, तो आकार से भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आकार तो मैन हो या वुमेन, कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। और कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ना गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड। अब हमें क्या करना है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में लिख के सजाना है। तो जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे कि सबसे बाद में क्या था, उससे पहले, इस तरह से आएगा। तो यहाँ जो क्रम लगा हुआ है कि वेदों की रचना, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक, तो ये जिस क्रम में लगे हुए हैं ना वो सही क्रम है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसे हम क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। वहाँ असेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए समझना है। तो यहाँ सबसे पहले आएगा, जिसने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी उसको पता होगा, अरिकमेडु पत्तन में बसना। फिर है संगम साहित्य की रचना, ठीक है। और फिर है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और आहत सिक्के। और फोर्थ है उपमहाद्वीप में लोहे की प्रयोग की शुरुआत। इसमें क्या था, अवरोही क्रम था। अवरोही मतलब
डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे जो चीज़ हो चुकी थी उसके बाद की, ठीक है। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है CDAV करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है स्टेटमेंट चोला टेम्पल वर द हब ऑफ रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल लाइफ, यानी कि चोल मंदिर जो धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो ये कथन एकदम करेक्ट है। दूसरा है चोला ब्रॉन्ज इमेज वर डिटीज बट समटाइम्स आल्सो ऑफ डिवोटीज, यानी कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो ये जो कथन है ना दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी बोथ आर करेक्ट। तो जिसमें भी बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये चीज़ भी देखना है कि दोनों सही तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि ए बी की स्पष्टीकरण दे रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है द ऑथर्स ऑफ तवारीख ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तान एडवाइज्ड ऑन preserving an idea social order based on birthright and gender distinction, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो ये कथन तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है देयर आइडियाज़ वर शेयर्ड बाई एवरीबडी, यानी कि उनके विचारों को सारे लोग सहमत होते थे विचारों से। तो ये कथन गलत है। तवारीख के बारे में जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन बी गलत है। क्यों? क्योंकि ये विचार तो दिए थे, सलाह दी थी, लेकिन इस विचार से सारे लोग सहमत नहीं थे, इसलिए इसका जो कथन बी है वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 50 रजिया चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड सी वॉज अ मैन, यानी कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये कथन गलत है, क्योंकि अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया वो रजिया ने नहीं, बल्कि एक और रानी थी रुद्रम्मा देवी। आपको एनसीईआरटी में एक साथ ही 3 रानियों की बात मिल जाएगी, एक दिद्या कश्मीर की रानी थी और एक रुद्रम्मा देवी, जिसने पुरुषों जैसा अपना नाम लिखवाकर अभिलेखों पर अपना नाम लिखवाकर पुरुषों जैसा होने का भ्रम पैदा किया था। तो ये थी देवी रुद्रम्मा, रानी रुद्रम्मा देवी, ठीक है। तो यहाँ रजिया लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है ऑथर ऑफ तवारीख्स यूज सोशल एंड जेंडर डिफरेंस टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। तो ये तो सही है। तवारीख के जो लेखक थे, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार पर लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। तो ये सेम चैप्टर का, दोनों कथन एक ही चैप्टर के हैं। तवारीख के लेखक ने क्या बताया था, पुरुषों को श्रेष्ठ बताया था, किसके आधार पर, सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार पर। तो यहाँ इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है अकबर जहांगीर एंड शाहजहां फॉलोड द आइडियाज ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन है, हालांकि इन्होंने तो ये कथन ये सही माना है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी बुक में देखा था तो वहाँ आप लोगों ने भी जिसने पढ़ी होंगे उसे पता होगा, वहाँ सिर्फ अकबर का नाम आया है, ठीक है। ये जो सर्वत्र शांति के विचार के शासन सिद्धांत की बात है ना, वो सिर्फ अकबर का नाम आया है, वहाँ जहांगीर और शाहजहां का नहीं आया है। लेकिन इसमें कथन में उन्होंने जहांगीर और शाहजहां भी लिख दिया है, तो इस तरह से तो ये गलत होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको सही माना है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कथन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है तो ये सही नहीं है वैसे, लेकिन इसमें आंसर की थी उसमें सही माना था, इसलिए इस पे ना डाउट रखेंगे। और इसको हो सकता है आंसर की से भी कभी कभी गलती हो जाती है ना, एक आध क्वेश्चन तो ऑफिशियल आंसर की वैसे गलत होती नहीं है,
लेकिन फिर भी एक आध होने के चांस भी रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो थर्ड ऑप्शन माना है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द रीजन फॉर ए, यानी कि ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का क्या कारण बी है। अब क्वेश्चन है 52 स्टेटमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस डिक्रीज्ड, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। और दूसरा कथन है कि द ट्राइबल सोसाइटी वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, यानी जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो यहाँ इसका जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि ये गलत है किंतु बी सही है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है बहादुर शाह जफर रोट लेटर टू द चीफ्स एंड रूल्स ऑफ ऑरिजिन्स ऑर्गेनाइज अ कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, यानी कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। दूसरा है बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिवेलियन ऑफ 1857 चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, यानी कि बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो यहाँ ये दोनों ही कथन हैं ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज अनश्योर्ड बिकॉज ऑफ ए। तो ए और बी दोनों सही हैं और ए ने बी को सुनिश्चित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ जो 3 विकल्प दिए गए हैं वो तो सही हैं, लेकिन एक विकल्प जो गलत है वो है प्रार्थना समाज ड्रॉ ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट, यानी कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदी ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये गलत है। क्योंकि बाकी तीनों सही हैं, तो कभी अगर इसके सीधे आ जाए कौन सा सही है तो इनमें से आप देख सकते हैं पंडिता रमाईबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, ये भी करेक्ट है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधार को नए कानून बनाने में मदद मिली, ये भी सही है। थर्ड है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ये भी सही है। तो यहाँ 54 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सही नहीं है ऐसा पूछा था। क्वेश्चन नंबर 55 है द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज अर्लियर पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो तेलंगाना राज्य पहले राज्य के किस राज्य का हिस्सा था, भारत में पहले किस राज्य का हिस्सा था तेलंगाना। तो तेलंगाना आपको पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और अब दोनों ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही स्टेट बन गए हैं। आंध्र प्रदेश की स्टेट है भूल गए सॉरी, तेलंगाना की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अभी याद आ रहा था दिमाग से निकल गया, अमरावती। ओके अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है। हालांकि पहले आंध्र प्रदेश की अमरावती हैदराबाद थी, अब अमरावती हो गई। तो क्या था हमारा ऑप्शन कि तेलंगाना जो अलग हुआ है वो आंध्र प्रदेश से बना है। क्वेश्चन नंबर 56 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी, यानी निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। अब यहाँ ऑप्शन है
इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन थ्रू न्यूज़, यानी कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचाई जाती हैं, तो ये तो सही है। दूसरा है इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवर्टाइज़र थ्रू इट्स न्यूज़ प्रोग्राम, यानी इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से ही देनी चाहिए, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शंस, यानी कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है ए एंड सी आर करेक्ट, तो ए और सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। अब यहाँ क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने बोला था कि ये क्वेश्चन गलत है, जबकि ये गलत नहीं है, बस आपको इसकी लैंग्वेज ठीक से समझनी चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा गया था, ये एक्चुअली पेडागोजी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को धारण नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा था यहाँ पे। तो अब ये फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए, अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ स्पोर्ट्स शूज़, तो स्पोर्ट्स शूज़ जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई दिख रही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर था। आंसर की मैं भी और मैंने भी यही किया था, तो ये क्या है, यही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप बाकी ऑप्शन में कैसे दिख रहा है। सेकंड है अ मदर मेकिंग टी इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ टी ब्रांड, तो चाय के विज्ञापन में एक माँ को सुबह चाय बना के ना, इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप दिख रहा है ना। क्यों, जरूरी थोड़ी ना है कि आप चाय का विज्ञापन दे रहे हो तो माँ को ही चाय बनाते हुए दिखाओ, पापा भी बना सकते हैं चाय, है कि नहीं। अ वुमेन डूइंग मेकअप इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ लिपस्टिक, अब यहाँ भी विवाद था कि लिपस्टिक के विज्ञापन में महिला का मेकअप करना कैसे स्टीरियोटाइप हो सकता है। तो ये स्टीरियोटाइप ऐसे है कि यहाँ हर ऑप्शन में आपको विज्ञापन दिख रहा है, तो विज्ञापन में क्या परेशानी है, विज्ञापन तो कोई आदमी भी बना सकता है ना, लिपस्टिक का कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। फिर है अ वुमेन बीइंग ड्रॉप्ड बाय हर हस्बैंड टू ऑफिस इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कार, तो एक गाड़ी के विज्ञापन में महिला को पति के द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, तो सीधे सीधे दिख रहा है गाड़ी का विज्ञापन है, पति ऑफिस छोड़ रहा है, क्यों, क्या महिला खुद ड्राइव करके नहीं जा सकती। तो इन तीनों में ही क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप दिख रहा है, इसलिए ये तीनों गलत हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी, यानी कि दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो ऑप्शन 1 है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, तो ये जो कथन दोनों दिए गए हैं वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में करेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के मैप में ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, और सबसे छोटा भी है, और इसके चारों तरफ पानी भी भरा है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है टाइम टेकन बाई प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यह फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, दूसरे सही क्यों नहीं है देख लेते हैं। टाइम टेकन बाई प्लैनेट्स टू कंप्लीट द वन ऑर्बिट अराउंड द सन डिक्रीज, यानी ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है। तो घट कैसे सकती है, जब दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी ना, दूरी बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। थर्ड है साइज ऑफ द प्लैनेट्स डिक्रीज ग्रेजुअली, यानी कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। तो ये भी गलत है, ग्रहों का आकार कैसे घटेगा, हाँ ग्रहों को देखने में वो छोटे वाले लग सकते हैं लेकिन ग्रहों का आकार तो नहीं घटेगा ना। फोर्थ ऑप्शन है प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स एंड द प्लैनेट्स फार अवे फ्रॉम द सन आर मेड ऑफ रॉक्स। तो ये भी गलत है कि सूर्य के बहुत नज़दीकी के ग्रह जो हैं
वो गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि इसकी एकदम अपोजिट है कि सूर्य के नज़दीक के ग्रह हैं वो तो चट्टानों से बने होते हैं, लेकिन जो दूर के ग्रह हैं वो गैसों के बने होते हैं। लेकिन उल्टा लिख दिया इसमें, नज़दीक वाले ग्रह गैस के लिख दिए हैं। ठीक है, दो तरह के प्लानेट होते हैं ना, इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट। तो जो आउटर प्लानेट हैं यानी सूर्य से बहुत दूर वाले हैं वो बने हुए हैं गैसों से, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ही गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन केवल सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इमेजिन इफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टुवार्ड्स द प्लान ऑफ इट्स ऑर्बिट देन, यानी कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। यहाँ ऑप्शन 1 है, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, यानी कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो ये सही है, झुकी हुई नहीं होती तो मिल जाती। आपने देखा होगा पृथ्वी इस तरह से एकदम से ऐसे सीधी नहीं है ना, बल्कि थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है ना, ऐसे अक्ष से एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है, ऐसे एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है ना, थोड़ी सी घूमी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी है। देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी क्षेत्र विशेष में मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ये भी होता, क्यों, झुकी हुई है इसलिए मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो ए और सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों का कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, 5 साल के लिए। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है। तो इसको कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, द अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट इन 2005 टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया गया था। तो ये करवाया गया था सेकंड ऑप्शन, यानी राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन इक्वल राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार आया था कि परिवार की संपत्ति में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां और माँओं का भी, मतलब महिलाओं का, चाहे वो बेटी हो चाहे पत्नी हो समान अधिकार होगा। ठीक है, यदि कोई चाहे कि मुझे अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो उसको मिल सकता है, और पत्नी पति की में। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ बेटों के और आदमियों के नाम रहती थी, अब ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की व्याख्या की अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 65 है, अभी पॉलिटिकल साइंस आ गया 6, 7, 8 का एनसीईआरटी से ही। द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वॉज enacted to provided justice to which of the following committees, यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो ये भी एक कहानी है एक लड़के की, एनसीईआरटी में तो सारी कहानियाँ ही हैं। तो एक्चुअली ये था ट्राइबल एंड दलित, यानी कि जो
आदिवासी और दलित हैं उनके अधिकार को दिलाने के लिए ये नियम आया था। क्वेश्चन नंबर 66 है अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जा सकता है फेडरल, यानी कि संघवाद। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट्स सोशल जस्टिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर लिस्टेड रिटेल कैंडिडेट, यानी कि सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देगा। और दूसरा है इनेक्टिंग मिनिमम वेज एक्ट, यानी न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो ये और भी जो दो हैं दोनों ही इसमें करेक्ट हैं, इसलिए दोनों ही को प्रोत्साहित करती है। तो ये ऑप्शन 3 है जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है इन अ डिस्कशन ऑन आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली अ टीचर शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग, यानी कि नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो क्या केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन है हाउ टूरिस्ट्स लुक एट द बिल्डिंग्स, यानी कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। दूसरा है हाउ टू व्यू द बिल्डिंग्स फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी कि इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सुपीरियोरिटी ऑफ इट्स स्टाइल ओवर ओल्ड दिल्ली, यानी कि उनकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। और फोर्थ ऑप्शन है हाउ इज असर्टेड ब्रिटिश इम्पोर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ ऑ, यानी कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। इस तरह से देखा जाना चाहिए। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो किस चीज़ पे केंद्रित होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में क्या घटित हुआ इस पर यह बताना, या फिर ये मेमोराइजिंग हाउ इट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, या फिर आइडेंटिफाइंग इशूज विच आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन ही है। एक्चुअली जब भी कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसे इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ उद्देश्य रहना चाहिए कि बच्चे ये समझ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें उन इशूज़ को जो आज प्रेजेंट से रिलेटेड हों, रिलेवेंट हों, वर्तमान में भी प्रासंगिक हों। यही इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, यही प्रश्न हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करेंट अफेयर इन सोशल साइंस क्लासरूम, यानी समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोट इंटरेस्ट इन द इश्यूज ऑफ द कंट्री, यानी देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। तो ये तो करेक्ट है। दूसरा है डेवलप स्किल ऑफ एनालिसिस एंड क्रिटिकल एवेल्यूशन, यानी कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। तो ये भी सही है। थर्ड है बिल्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशनल न्यूज़, यानी कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो ये ठीक नहीं लग रहा है। फोर्थ है हेल्प द लर्नर रिलेट स्कूल लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल। तो ये तो सही है ही। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, बी और डी सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए, बी, डी तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है
द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग इक्वालिटी इन द सोशल साइंस क्लासरूम इज़ टू, यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट है एड्रेस इश्यूज ऑफ डिग्निटी विद द लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। या सेकंड ऑप्शन बी है सेंसिटाइज लर्नर्स टुवार्ड्स रिस्पेक्टिव एवरीवन, यानी सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। और थर्ड है बिल्ड अपॉन वैल्यू एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और डी है यह समझना एक्सप्लेन दैट ऑल डिफरेंस लीड्स टू इनइक्वालिटी, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो ये इसमें चर्चा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये तीनों उद्देश्य होना चाहिए, ए बी सी, ठीक है, डी नहीं होना चाहिए। तो ए उसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 72 है in order to address the diversity that exists in the class and the society, a social science teacher needs to, यानी कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को? ऑप्शन 1 है इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल कल्चर इन द क्लास डिस्कशन, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को चर्चा में शामिल करना, कक्षा की चर्चा में। तो ये तो सही है, ऐसा करना चाहिए एक टीचर को। दूसरा है टेक अप ओनली एग्जाम्पल दैट आर रिलेवेंट टू द मेजॉरिटी, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना चाहिए जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है सी है इनकरेज स्टूडेंट टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस इन द क्लास, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ये सही है, तो ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं, बी रॉन्ग है। तो ए और सी यहाँ ट्रू ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फसाइज, यानी सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए किस चीज़ पर? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स हु आर फेलिंग, यानी उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है टेस्टिंग लर्नर्स राइटिंग एबिलिटीज़ इन द क्लास, यानी अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता की जांच करना, ये भी सही नहीं है। थर्ड है मीजरिंग रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल लर्नर, यानी अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, ये भी नहीं है। वही याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समझना। फोर्थ है इवेल्यूएशन ऑफ लर्नर्स एबिलिटी टू एक्सट्रापोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशंस, यानी कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज, तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? C.A. Wallis एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, C.A. Wallis द्वारा लिखित एक इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, या दूसरा है जेम्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेंटिंग बाई अवेंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो ये प्राइमरी सोर्स हैं, ये सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जब कोई चीज़ रियल, जैसे नेचुरल बुक, जैसे आपका भारत का संविधान है वो प्राइमरी सोर्स है। अब संविधान को अखबार में छाप के उसका कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया जा रहा है तो वो हो जाएगा उसका सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इस तरह से समझना ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है टू डिस्कस ऑन
वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, स्टूडेंट्स कुड रेफर टू द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी, यानी औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई संदेश, स्त्री पुरुष तुलना, या फिर रास सुंदरी देवीज अमर जीवन। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है रास सुंदरी देवीज अमर जीवन, ये करेक्ट आंसर है। ये रुकैया सखावत हुसैन का जो सुल्तान का स्वप्न था उसमें विद्यार्थियों को संदर्भित, वो आत्मकथा नहीं थी, वो उनकी इमेजिनेशन थी। ठीक है, यहाँ रुकैया सखावत हुसैन की जो एक रचना है ना, सुल्ताना का स्वप्न, आपने पढ़ी होगी तो। और थर्ड है संतास मणिमेखलाई, तो ये भी रॉन्ग है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। 76 है क्वेश्चन नंबर, द टीचिंग ऑफ जियोग्राफी शुड डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इशू कंसर्निंग, यानी कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, यानी संसाधन और संरक्षण। सेकंड है डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी विकास और विस्थापन। थर्ड है चैलेंज टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ। और फोर्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास। तो भूगोल में ये जो ए बी और डी, सी नहीं, ए बी डी, ये करेक्ट आंसर है। इन मुद्दों से जुड़े परिप्रेक्ष्यों का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, एन एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड इनकरेज लर्नर्स टू, यानी एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो क्या प्रेरित करती है, किस चीज़ के लिए प्रेरित करती है? कीप डिस्कशन मिनिमल, यानी चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या फिर वी फोकस्ड ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, या फिर लिसन टू द लेक्चर एंड रिलाई ऑन व्हाट इज बीइंग शेयर्ड, यानी व्याख्या को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या फिर पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है कि पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। इससे क्या है, सक्रिय भागीदारिता मानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? वन है, ऑप्शन ए है, इनकरेज लर्नर्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड एंड डिबेटिंग ऑन इश्यूज, यानी ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क कंपेयर एंड कंट्रास्ट आर टाइप्स ऑफ एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रोजेक्ट कर तुलना और विविध करता है। और थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंड ऑन द लर्नर्स अंडरस्टैंड ऑफ कंसेप्ट्स एंड रिलेट विथ व्हाट हैज़ बीन टॉट अर्लियर, यानी ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो अध्याय के अंत वाले जो प्रश्न है ना, वो ए और बी दोनों की पुष्टि करते हैं, ना कि सी की। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि ए एंड बी आर ट्रू। बुक्स में दिए रहते हैं ना, एनसीईआरटी बुक्स में आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या रहता है? ऑप्शन 1 है इंक्लूड डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। दूसरा है पोर्ट्रे इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस एज इफ दे फंक्शनड, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चिन्हित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। थर्ड है प्रोवाइड डाइवर्स कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड रीजन्स, यानी लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है,
आफ्टर नरेटिंग डॉक्टर अम्बेडकर्स एक्सपीरियंस ऑन द वे टू कोरेगांव, a teacher asked, "Do you think people at the station discriminated against डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स?" यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, आपको क्या लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? तो ये जो शिक्षक जोर दे रहा है वो दे रहा है परिस्थितियों का से अनुमान लगाने पर। भाई इसमें ये कहानी है ना अम्बेडकर की, उनका घर था महाराष्ट्र में है ये कोरेगांव। तो आते समय वो अपने घर जाने के लिए गाड़ी ट्रेन से उतरने के बाद गाड़ी लेना चाहते, कोई वाहन नहीं मिलता है। तो जब पता चलता है स्टेशन मास्टर को कि ये मेहतर हैं, नीची जाति के हैं, तो फिर वो भी उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो उससे क्या है, परिस्थिति से अनुमान लगा सकते हैं स्टूडेंट के उस समय किस तरह की परिस्थिति रही होगी और कैसे कैसे लोगों को ये सब झेलना पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, टू इंट्रोड्यूस द थीम मार्केट विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड, यानी बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। तो आप बाजार विषय पढ़ा रहे हैं, उसके लिए इनवाइट अ शॉपकीपर फॉर एन इंटरव्यू इन द क्लास, यानी कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। इससे बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ गॉड, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से। ये एक्चुअली ये पोइट्री है, ये पोएम लिखी हुई है। एज अ टीचर हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस पोएम एंड डिस्कस विद योर लर्नर्स, यानी एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो ये भी छुआछूत के ऊपर जो चैप्टर था उसी की कविता थी कि ह्यूमन प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय आवर थॉट एंड बिलीव्स, यानी कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। यानी इस कविता में क्या बताया गया था कि ये सब किसने बनाई है, छुआछूत हम इंसानों ने तो बनाई है, वरना भगवान ने तो सिर्फ इंसान ही पैदा किए थे, लेकिन इंसानों ने क्या बना दिया, ये धर्म बना दिए, जाति बना दिए, छुआछूत बना दिए, सब बना दिया। तो वही इस कविता में बताया जा रहा है। तो हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, थोड़ा सा ब्लर हो गया इंग्लिश वाला, हिंदी में देख लेते हैं। वैसे इंग्लिश में मुझे तो दिख रहा है, आप पढ़ना चाहें थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस करिकुलम एट द अपर प्राइमरी स्टेज फोकसेस ऑन, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। दूसरा है स्टडिंग ऑन रिलीजन स्टेट एंड कंट्री, यानी कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। और थर्ड है स्टडिंग इंडियाज पास्ट एंड करेंट डेवलपमेंट, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, यानी ए बी और सी तीनों ही इसमें सही हैं। तो ए बी सी आर करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, यूजिंग अ ग्लोब एंड अ सरफेस ऑफ लाइट टीचर कैन डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग कंसेप्ट, यानी ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ग्लोब की हेल्प से, तो वो क्या क्या चीज़ें बता पाएगा, तो वो बता पाएगा रोटेशन, ठीक है, परिक्रमण कि पृथ्वी किस तरह से ग्रहों की परिक्रमा करती है। दूसरा बता पाएगा डे एंड नाइट कि दिन और रात कैसे होते हैं। तीसरा सीजनल वेरिएशन नहीं बता पाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये तीनों चीज़ें ही बता सकते हैं, ठीक है, ए बी और डी।
अब तो इसका ऑप्शन ए, चूँकि इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हैं इसलिए ये करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है, एज अ टीचर यू कैन मेक इंटरलिंकेज वाइल डिस्कशन आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स अ थीम ऑफ हिस्ट्री विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ जियोग्राफी टेक्स्ट बुक। यानी कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आप पढ़ा तो रहे हैं इतिहास, ठीक है, और इसको भूगोल से रिलेट करके आप कैसे पढ़ा, ये पेडागोजी का प्रश्न है। तो लोहा फैक्ट्री वाले को तो आप खनिज संसाधन, क्योंकि ये खनिज संसाधन है, ये भी रिलेट कर सकते हैं। दूसरा उद्योग, यानी ये मिनरल रिसोर्सेस है। दूसरा इंडस्ट्रीज है। और तीसरा ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो पावर रिसोर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनसाइड अवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर से मिलता है, ज्योग्राफी भी हो गई और हिस्ट्री भी हो गई, दोनों चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन में ए, बी और डी, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन अ सिटी स्कूल द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन अ ज्योग्राफी क्लास वुड बी 2। यानी कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो एक्चुअली यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है कि एनसीईआरटी में तो क्षेत्र प्रमाण को ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ प्रश्न ठीक से समझिए, यहाँ क्या कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताना है ना, तो एक फॉरेस्ट में घुमा के हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। अब हम क्षेत्र प्रमाण की मान लो प्लान बनाएं भी तो किसी एक ही तरह के वन में जा पाएंगे ना, लेकिन पढ़ाना हमें विभिन्न प्रकार के वन हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा बेटर रहेगी बजाय इसके। तो कई लोग इस चीज़ को पॉजिटिव मानते हैं ना, क्षेत्र प्रमाण को, इस वजह से यहाँ भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रश्न को हमें ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के वनों के प्रकार वाली बात की है ना, तो वनों के प्रकार हम प्रोजेक्ट एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल अमंग लर्नर्स वाइल डिस्कसिंग अर्थक्वेक टीचर शुड फोकस अपॉन। यानी भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो किस चीज़ पर बल देना चाहिए? प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। ये पेडागोजी के प्रश्न हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द लोकल पीपल ऑफ द तवा रिजर्वियर एरिया ऑर्गेनाइज्ड टू डिमांड विच राइट रिलेटेड टू देयर लाइवलीहुड इन द 1990s। यानी तवा बांध क्षेत्र के तवा संघ जो है, स्थानीय लोग 1919 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो उनका जो वो था अधिकार था वो था मछली, फिशिंग राइट्स, यानी कि मछली पकड़ने का जो अधिकार था। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल, यानी यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है, इट लीड्स टू सिमिलरिटी ऑफ पीपल, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। थर्ड है, इट एक्सेप्ट डिफरेंस अमंग द पीपल, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी भारत ये लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन 1950, यही इसका गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।